Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. This is weekly revision from 5th to 10th of May 2024. एक चीज़ इस वीडियो में क्लियर मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में से एक क्वेश्चन यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलेगा कि दैट इज़ अ गारंटीड थिंग फ्रॉम माय एंड। और आप लोग देखिएगा कि वो क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, किसके बारे में पूछा जाएगा यूपीएससी के द्वारा। तो ऐसे 3 टॉपिक्स हैं, 3 में से कोई एक ज़रूर पूछेगा और मोस्ट प्रोबेबली जो पूछेगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चीज़ें मैं आपको पूरी बताऊंगा, कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी जो भी इन 5 दिनों में आई होगी, ठीक है ना। यूपीएससी का मौसम चल रहा है, प्रीलिम्स में आप लोग व्यस्त हैं, इसलिए मैं डेली वीडियोस अभी तक तो नहीं बना रहा था। और कई लोग मुझसे काफ़ी नाराज़ भी हैं कि क्यों नहीं बनाता मैं, ये है वो है। तो डोंट वरी, जो लोग 25 में देंगे उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक तो हम कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करेंगे फिर से जैसे ही प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। तो जो लोग कोर्स नहीं ज्वाइन, बहुत ही इनएक्सपेंसिव कोर्स रहेगा वो कोई भी आप लोग को कोचिंग करने की ज़रूरत, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कोर्स रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़, ये तो आज के पेपर की ही न्यूज़ है। इंडिया ने कंप्लीट कर लिया है मिलिट्री विड्रॉल फ्रॉम मालदीव्स, है ना। तो मालदीव से हमने अपना विड्रॉल कंप्लीट कर लिया है। आप सबको पता है कि इस बार जो प्रेसिडेंट हैं मालदीव्स के, जिनका नाम है मुइज़ू, उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंडिया आउट कैंपेन, इंडिया आउट कैंपेन। और उसी के तहत उन्होंने इंडिया से बोला कि भैया आप अपनी जो फोर्सेज हैं उनको हटा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद इंडिया ने कहा कि ठीक है हम फेज़ वाइज मैनर में स्टार्ट करेंगे। एंड डेडलाइन जो थी वो 10th मई की थी। तो फाइनल बैच ऑफ ट्रूप्स जो था उन्होंने 9th में को ही छोड़ दिया था। तो दैट वाज अ थिंग, ये याद रखिएगा। मुइज़ू इंडिया आउट कैंपेन मालदीव्स के हैं। यहाँ पे कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स जो मालदीव से रिलेटेड आपको ध्यान रखने हैं। एक तो चाइना का जो मिलिट्री असिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। हालांकि मालदीव्स की जो लोकेशन है वो हमारे आइलैंड्स वाले पोर्शन से बहुत करीब है, जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड। अगर हम देखें लक्षद्वीप आइलैंड एक्चुअली में ऊपर लक्षद्वीप पड़ेगा, नीचे मालदीव्स पड़ेगा, और दोनों के बीच में एक लाइन आती है जिसको हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, ठीक है ना। व्हाट डू वी कॉल दैट लाइन? 8 डिग्री चैनल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया का जो लक्षद्वीप वाला पोर्शन है, लक्षद्वीप आइलैंड का वो मालदीव से किससे डिवाइडेड है, तो ये 8 डिग्री चैनल है। अब देखो, एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था वो यही वाले पार्ट से आ सकता है, 8 डिग्री चैनल से आ सकता है। 8 डिग्री चैनल से क्यों आ सकता है? क्योंकि 10 डिग्री चैनल ऑलरेडी पूछा हुआ है। 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बीच में आता है। अंडमान ऊपर है, निकोबार नीचे है, उन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल आता है। तो मालदीव्स के नीचे आता है इक्वेटर मालदीव से पास नहीं करता है। एक तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। दूसरा, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में है। फिर लक्षद्वीप के बीच में, लक्षद्वीप भी 2 पार्ट में है, वो 9 डिग्री चैनल के से डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो अकेला लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल आता है। तो ये भी सारी चीज़ें याद रखना। ये मैंने मालदीव्स का मैप भी लगा रखा है। तो अगर आप देखो तो ये है इक्वेटर वाला पोर्शन आता है, इक्वेटर वाला पोर्शन ये है। एंड यहाँ पे मालदीव्स ऊपर आपको दिख रहा होगा, माले आपको ऊपर दिख रहा होगा, है ना। एंड इसके ऊपर अगर आप और जाएंगे तो आप लक्षद्वीप मिलेगा, लेकिन उन लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में आपको 8 डिग्री चैनल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। स्ट्रेटेजिक लोकेशन काफ़ी ज़्यादा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, दूसरी जो न्यूज़ है वो है कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है गेमिंग वीज़ाज टू बूस्ट द लोकल इंडस्ट्री। तो दुबई यानी कि यूएई ने अभी लॉन्च किया है इनोवेटिव गेमिंग वीज़ाज। इनोवेटिव गेमिंग वीज़ाज का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली वो गेमिंग इंडस्ट्री के रूप में दुबई को बनाना चाहते हैं, गेमिंग हब बनाना चाहते हैं, और इसी के लिए वो गेम डेवलपर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ईयर जो उन्होंने लिया है वो बेस, मतलब नॉट बेस ईयर बट फाइनल जो ईयर लिया है डेवलप करना है बाय 2033, 2033 तक करना है। एंड जो एप्लीकेंट्स होंगे इस गेमिंग वीज़ा के अंतर्गत उनको कम से कम 25 साल का होना है। एंड उनको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, आइडेंटिटी प्रूफ, रिज्यूमे एंड एविडेंस ऑफ रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, तब जाके आपको दुबई का वीज़ा लगेगा, गेमिंग वीज़ा वाला, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज़ है वो है इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अचीव किया है ये 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन। याद रखिएगा, 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन। ये भी 10 तारीख यानी आज की ही न्यूज़ है। एंड
ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। देखो ये जो 3D प्रिंटिंग होती है ना, 3D हमने 3D प्रिंटिंग देखी, इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। देखो इसको याद रखना है ना, ये यूपीएससी ऐसा डायरेक्टली भी पूछ सकता है आपसे, है ना ये, लेकिन हालांकि ये उन 3 टॉपिक से हट कर के जो मैं आपको बताने वाला था, लेकिन ये भी पूछ सकता है ना, नॉट वेरी वो होता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ही 3D प्रिंटिंग होती है। ये जो इंजन बनाया रॉकेट का, इसको उन्होंने नाम दिया PS4 इंजन, है ना, जो इंडियन टेस्ट किया है उसका नाम है PS4 इंजन। प्राइमरली यूज इन द 4th स्टेज ऑफ द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसीलिए इसको PS4 कहा गया है, क्योंकि ये प्राइमरली 4th स्टेज में यूज होगा एंड ये PSLV इंजन में यूज करेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसको इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने डेवलप किया है और इसमें कॉम्बिनेशन यूज हुआ है नाइट्रोजन टेट्रॉक्साइड का एंड मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन का एज ए प्रोपेलेंट है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि इसमें नाइट्रोजन टेट्रॉक्साइड याद रखिएगा एंड मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसे 3D प्रिंटिंग भी कहा जाता है। 3D प्रिंटिंग को ही एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ये एक फिजिकल एंटिटी आप क्रिएट करते हैं बाय लेयरिंग द मटेरियल्स वन बाय वन बेस्ड ऑन द डिजिटल मॉडल। मतलब पहले एक तो डिजिटल मॉडलिंग तैयार की जाती है, उसके बाद उसका कोड रहता है, फिर कोडिंग करके लेयर बाय लेयर आप इसको बनाते हैं, इसीलिए इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। नाम से ही क्लियर, इसको एडिटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक लेयर बनती है, फिर दूसरी लेयर बनती है, फिर तीसरी लेयर बनेगी, लेयर बाय लेयर ये जुड़ के आपका एक पूरा कंप्लीट जो मतलब प्रोडक्ट है वो बनता है, ठीक है ना। तो इसमें पहले तो आपका एक डिजिटल मॉडल बनता है, मॉडल के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है बाय यूजिंग दिस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी या फिर लेयरिंग मेथड के तुरंत। इसके अलावा जो इसका अपोजिट है वो है सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। जैसे ये आपका लेयरिंग हो गया, लेयर जोड़ना, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हो गया। इसका अपोजिट होता है सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे फाइनल प्रोडक्ट बनता है बाय कटिंग अवे फ्रॉम अ ब्लॉक ऑफ मटेरियल। मतलब एक बड़ा ब्लॉक रहेगा, उस बड़े ब्लॉक को काट करके अलग करके आप एक जब प्रोडक्ट बनाएंगे फाइनल, उसे बोलते हैं सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। बट यहां पर हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये फाइनल डेफिनेशन एक बार और पढ़ लीजिए कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट बाय बिल्डिंग इट लेयर बाय लेयर इंस्टेड ऑफ रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम अ सॉलिड ब्लॉक, जो कि सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। 3D प्रिंटिंग कुल मिलाकर के एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल है, ये एक चीज आप जरूर याद रखिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। अगला जो टॉपिक है वो कल के न्यूज़पेपर का है। इसमें केरला ने ओलियंडर बैन किया है आफ्टर अ वुमेन्स डेथ। एक्चुअली 24 साल की एक महिला थी सूर्य सुरेंद्रन करके, उनका एक्सीडेंटली उन्होंने कंज्यूम कर लिया ओलियंडर की लीव्स, ओलियंडर की पत्तियों को, और इस कारण से जो 2 मेजर रिलीजियस टेम्पल बोर्ड्स हैं केरला में, उन्होंने कहा है कि ओलियंडर फ्लावर्स जो हैं वो अब टेम्पल ऑफरिंग के रूप में नहीं चढ़ा सकते। तो मेजर ये जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा था ये ओलियंडर के लिए बता रहा था, नेरियम ओलियंडर। देखो क्या होता है आजकल यूपीएससी में IFOS यानी फॉरेस्ट सर्विस का पेपर भी प्रीलिम्स में ही होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं, एनिमल्स के जो क्वेश्चन हैं, उनके वेटेज बढ़ते जा रहे हैं ना। तो ये ओलियंडर उसी के अंतर्गत है ना। हालांकि ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट हाँ ठीक है, न्यूज़पेपर में है तो हमको पता होना चाहिए। ओलियंडर प्लांट है, इसको नेरियम ओलियंडर, इसको क्या बोलते हैं, नेरियम ओलियंडर, याद रखिएगा। इट्स अ फ्लावर बट इट इज़ अ हाईली टॉक्सिक प्लांट डिस्पाइट द कल्टीवेशन। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए होता है लेकिन टॉक्सिक होता है। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस प्लांट इंक्लूडिंग द लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, रूट्स, इनमें पोटेंट कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है, पोटेंट कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है दैट कैन कॉज सीवियर पॉइजनिंग, ठीक है ना। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है विच कैन कॉज सीवियर पॉइजनिंग, एंड अगर आपने इसको कंज्यूम कर लिया तो नोशिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, इरेगुलर हार्ट रेट एंड इवन डेथ इन सर्टेन केसेस। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला जो टॉपिक है वो है व्हाट आर AI डेड बॉट्स। अब AI डेड बॉट्स का देखो बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, देखने को आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आपने पढ़ा हो सकता है, क्योंकि वीकली मैंने एनालिसिस तो नहीं किया था, बट आपने हो सकता है पढ़ा हो। नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप पढ़ लें, समझ लें और इसको रिवाइज कर लें। अच्छा, AI डेड बॉट्स क्या होते हैं? देखो AI डेड बॉट्स को ग्रीफ बॉट्स भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? ग्रीफ बॉट्स। व्हाट आर दे नोन? दे आर नोन एज द ग्रीफ बॉट्स, ठीक है ना। एंड दे आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट्स जो कि रिप्लेस करते हैं
हैं किसी डिसीज्ड इंडिविजुअल को। याद रखिएगा AI डेड बॉट्स जो होते हैं इनको ग्रीफ बॉट्स भी कहा जाता है एंड दे आर बेसिकली चैट बॉट। जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली, फॉर एग्जांपल आप temsis.com खोलो तो वहां पे आपको चैट बॉट आ जाएगा, मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली AI के माध्यम से चैट करने वाला एक बॉक्स आ जाएगा। बट जब ये AI वाला बॉक्स किसी एक मृत व्यक्ति को मतलब उसको रिप्लेस कर दे, उसके जैसे मान लो अंकित नाम का कोई व्यक्ति था, नो ऑफेंस टू दोज हु आर नेम्ड अंकित, अंकित नाम का अगर कोई व्यक्ति है फॉर एग्जांपल, अच्छा चलो XYZ कर देते हैं, इफ देयर इज अ पर्सन नेम्ड XYZ और XYZ वाला पर्सन जो है किसी वेबसाइट में कस्टमर मैनेजर के रूप में काम करता है, वो चैट करता है, तो XYZ जब तक चैट कर रहा है तब तक ठीक है। अब मान लो XYZ की डेथ हो जाती है किसी कारण से, तो अब हम एक ऐसा चैटबॉट बनाएंगे जो XYZ की स्टडी करके उसकी जैसा चैट करेगा, तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि XYZ की डेथ हो गई है, वो चैटबॉट जो AI है वही XYZ बन के चैट करता रहेगा। इसी को डेड बॉट या ग्रीव बॉट कहते हैं। हालांकि इसकी फंक्शनैलिटी बहुत सारी है, ये क्राफ्ट कर सकता है रिस्पॉन्सेस को, मिमिक कर सकता है स्पीच पैटर्न्स को, पर्सनैलिटी ट्रेट्स को मिमिक कर सकता है, लेकिन इसमें जो एथिकल कंसर्न्स है वो भी बहुत ज़्यादा है ना। तो अगर आप लोग सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सोच करके मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि क्या एथिकल कंसर्न्स हो सकते हैं अगर कोई इस तरीके से डेड या डिसीज्ड व्यक्ति को रेप्लिकेट करना शुरू कर दे, ठीक है ना। तो दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू यू, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। अगला टॉपिक है व्हाट इज क्लाइमेटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि 19th सेशन हुआ यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का। याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का 19th सेशन हुआ, कहाँ पर हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ। तो एक बार थोड़ा सा हम यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस फोरम, एक्चुअली नोट्स में ये चीज़ नहीं है बट मुझे ऐसा दिमाग में आया कि ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। विकीपीडिया विल बी इनफ फॉर दिस। तो यहाँ पे अगर आप देखिए यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी फोरम है, इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी फोरम है। इसमें यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स हैं, परमानेंट ऑब्जर्वर्स आते हैं, यूनाइटेड नेशंस फोरम फॉरेस्ट के कोलैबोरेटिव पार्टनर्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आके डिस्कस करती हैं। 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो था वो रियो डी जेनेरो में हुआ था एंड दे अडॉप्टेड द लीगली बाइंडिंग अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर अ ग्लोबल कंसेंसस ऑन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्होंने ही फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एजेंडा 21 ये दोनों चीज़ें आई थी, याद रखिएगा 1992 के रियो डी जेनेरो समिट में, याद रखिएगा रियो डी जेनेरो समिट में। लेकिन ये जो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट है ये बनाया गया 2000 में, 18 अक्टूबर 2000 को बनाया गया एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलेटरी बॉडी के रूप में काम करती है, एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करती है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है एंड याद रखिएगा दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन रिमेंबर। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन इकोसॉक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। तो ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस, है ना। अब ये क्लाइमेटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में कहता है, एक्चुअली एक रिपोर्ट आई थी अभी रिसेंटली इसी यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF 19th समिट में, और ये रिपोर्ट का नाम था इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ट्रेंड्स, ड्रॉबैक्स एंड न्यू अप्रोचेस, ठीक है ना। इसमें ये वर्ड आया था क्लाइमेटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो क्लाइमेटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट का मतलब क्या है देख लीजिए। Climatization of forest refers to the trend where the emphasis has shifted primarily towards their valuation as carbon sinks, overshadowing their crucial ecological and social role। अब हुआ क्या है, फॉरेस्ट का जो रोल पहले हुआ करता था कि हमको सामान देते हैं, हमको टिम्बर देते हैं, है ना। पहले अगर कोई आपसे पूछता कि भैया फॉरेस्ट का क्या योगदान है तो आप बोलते भैया कि लकड़ी मिलती है, वहाँ से जानवर रहते हैं, ये सारी चीज़ें बोलते। बट अब क्या है, उनका ये वाला रोल ओवर शैडो हो चुका है और उनका दूसरा रोल जो कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं वो ज़्यादा मतलब फोकस वहाँ पर ज़्यादा शिफ्ट हो गया है। इसी को हम बोलते हैं क्लाइमेटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट। मतलब कि अब हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए फॉरेस्ट का रोल ज़्यादा समझते हैं रादर देन देयर मतलब प्रोविजनिंग जो उनसे होती थी उसको उससे ज़्यादा ये समझते हैं।
तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के ऊपर। तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट अभी 2024 की रिलीज हुई है। इसको रिलीज कौन करता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, याद रखिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इसको रिलीज करती है। और इसमें इस रिपोर्ट में माइग्रेशन रिमेन्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोल्यूशन फॉर मेनी इकोनॉमीज, सोसाइटीज एंड फैमिली वर्ल्ड वाइड। तो ऑब्वियसली बात है, माइग्रेशन हमेशा एक सोल्यूशन रहा है, प्रॉब्लम क्रिएटर भी रहा है, सोल्यूशन भी रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड इस बार की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सारी पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा हुआ। एक तो यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट आप देख लो, देन गाजा वाला कन्फ्लिक्ट आप देख लो। तो माइग्रेशन ज़्यादा ये रिफ्यूजी क्राइसिस, हालांकि माइग्रेशन और रिफ्यूजी में अंतर होता है। अंतर क्या होता है मैं आपको बता दूँ, जो माइग्रेशन होता है वो ज़्यादातर इकोनॉमिक पर्पज़ से होता है। इकोनॉमिक पर्पज़ से जब आप मूव करते हो तो आप माइग्रेट करते हो। लेकिन अगर आप किसी परसिक्यूशन से बचने के लिए या वॉर से बचने के लिए आप कर रहे हो तो आप फिर एक रेफ्यूजी हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रेफ्यूजी एंड माइग्रेंट। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। NHAI is exploring new self healing road technologies। अब NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर कर रहा है जिसमें रोड जो रहेगी, जो पॉट होल हो जाते हैं हाईवेज में, वो अपने आप सेल्फ हील हो जाएं, खुद से ही सही हो जाएं, बार बार उनमें काम ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली सही हो जाएं। तो इसके लिए अलग अलग मेथोडोलॉजीज होती हैं। जैसे एक है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। तो इसमें क्या होता है, माइक्रो कैप्सूल्स जो होते हैं वो मिक्स किए जाते हैं एसफाल्ट के साथ, है ना, उसमें हीटिंग एजेंट के रूप में वो काम करता है। जब क्रैक्स आएंगे ना तो ये कैप्सूल अपने आप ब्रेक करेंगे ना, उस जो हीलिंग एजेंट है उसको रिलीज करेंगे ताकि क्रैक सील हो जाए। तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन वो हो गया। ये टेक्नोलॉजी नेदरलैंड में यूज ऑलरेडी हो रही है। देन इंडक्शन हीटिंग में क्या होता है, इंटीग्रेट करते हैं स्टील फाइबर्स को इनटू द एस्फाल्ट मिक्स। जो एस्फाल्ट का मिक्सचर है उसमें स्टील फाइबर्स डाल देते हैं। तो जब क्रैक्स बनते हैं तो इंडक्शन मशीन हीट करती है इन फाइबर्स को और सराउंडिंग एस्फाल्ट जो है उसमें सील हो जाता है फिर वो क्रैक। तो ये इंडक्शन हीटिंग भी एक मेथड है। देन बैक्टीरिया बेस्ड सेल्फ हीलिंग भी एक मेथड है जिसमें बैक्टीरियाज का यूज होता है टू प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट आएगा तो वो कंक्रीट में जो क्रैक्स उनको सील कर देगा, ठीक है ना। देन रिजुविनेटर कैप्सूल्स भी आते हैं विच आर देयर फॉर माइक्रो इनकैप्सुलेशन, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये सारी सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजीज हैं, NHAI की है। अगला है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन एग्री फूड सिस्टम। तो वर्ल्ड बैंक की रिसेंट रिपोर्ट है जिसका नाम है रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लैनेट अचीविंग नेट जीरो एमिशंस इन द एग्री फूड सिस्टम। तो एग्रीकल्चरल फूड में नेट जीरो एमिशन के लिए रिपोर्ट निकाली गई है, रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लैनेट, अचीव करो नेट जीरो एमिशन इन द एग्री फूड सिस्टम, ठीक है ना। और यही कहा गया है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है स्पेशली इन द एग्री फूड सेक्टर, उसको हमको रिड्यूस करना है बहुत ज़्यादा। एंड इट करेंटली अकाउंट्स फॉर 1/3 ऑफ द ग्लोबल एमिशन। अभी 1/3 ऑफ द ग्लोबल एमिशन एग्री फूड सिस्टम से आ रहा है। तो ये रिपोर्ट के माध्यम से मतलब अवेयरनेस फैलाई जा रही है भैया क्लाइमेट चेंज अगर आपको रोकना है तो एग्री फूड सिस्टम में आपको कम करना पड़ेगा कार्बन एमिशन, ठीक है ना। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि हमारे देखो डीजल इरिगेशन पंप्स यूज़ होते हैं, तो उनको अगर हम रिप्लेस कर दें सोलर पंप्स के साथ, जैसे आपने 1-2 स्कीम्स के नाम भी सुने होंगे जिसमें सोलर पंप्स कुसुम योजना सुना होगा आपने, कुसुम है ना, जिसमें सोलर का यूज़ करना है पंप्स के रूप में। तो ये सारी जो योजनाएं हैं वो इसीलिए लाई जा रही हैं ताकि इंडिया में जो एग्री फूड सिस्टम है वहाँ पे एमिशन को कम किया जा सके, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर टॉप 10 एग्री फूड सिस्टम एमिटर्स देखो तो उसमें चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, US, इंडोनेशिया ये आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये टॉप एमिटर्स हैं इन द एग्री फूड सिस्टम एंड ये कंट्रीज जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 55% ऑफ द ग्लोबल एग्री फूड एमिशंस, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको याद रखना है। देन ग्लिप्टोथोरैक्स पुण्यब्रटाई, ये याद रख देखते हैं क्या है। इट्स अ न्यू कैटफिश स्पीशीज डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। तो नई कैटफिश स्पीशीज मिली है ग्लिप्टोथोरैक्स पुण्यब्रटाई, याद रखिएगा। ICAR NBFGR ने आइडेंटिफाई किया है। ये क्या होता है ये देख लो क्या है, ये है इंडियन ICAR हो गया नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ICAR NBFGR जो हम पढ़ रहे थे ना, जो इंस्टीट्यूट जिसने डिस्कवर किया है ग्लिप्टोथोरैक्स पुण्यब्रटाई को, तो उसका नाम देख लो ICAR
एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होगा मे बी, एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज जो है ये लखनऊ में लोकेटेड है, एंड 1983 में इसका फॉर्मेशन हुआ था ICARNBFGR का, और ये जो है 1983 में फॉर्मेशन हुआ था, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, इसने ही पता किया ये तो ग्लिप्टोथोरैक्स पुण्यब्रटाई में जो ग्लिप्टोथोरैक्स है ना वो जीनस होता है, दैट इज द जीनस ऑफ द स्पीशीज, है ना, याद रखिएगा। एंड दे आर बेसिकली ग्लिप्टोथोरैक्स पुण्यब्रटाई आर नोन फॉर देयर अडेप्टेड बॉडीज, है ना, तो अडेप्टेड बॉडीज होती हैं इनकी, तो फास्ट फ्लोइंग वाटर में भी ये मूव करते करते किसी रॉक से चिपक जाते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी। रशियाज बतागाइका क्रेटर एक्सपैंड्स रैपिडली ड्यू टू थॉ। अब याद रखिएगा बतागाइका क्रेटर, एक तो ये कहाँ पर है, इसको बतागे बोलते हैं, बतागाइका जो हम पढ़ रहे हैं तो बतागे बोलते हैं, इट्स अ गेटवे टू अंडरवर्ल्ड कहा जाता है, इज इन द परमाफ्रॉस्ट रीजन ऑफ साइबेरिया रशिया एंड इज नोन फॉर इट्स सिग्निफिकेंट साइज एंड रैपिड एक्सपेंशन। साइज के लिए जाना जाता है, एक्सपेंशन इसका होता जा रहा है ड्यू टू द थॉइंग ऑफ आइस, एंड परमाफ्रॉस्ट रीजन में ऑलरेडी सर्बिया रशिया वाले पार्ट में बतागे क्रेटर बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, है ना। ओरिजिनली 1991 में सैटेलाइट इमेजरी से बतागाइका क्रेटर के बारे में आया था, but it was formed after a section of hillside in the Yana uplands of Northern Yakutia, है ना, याद रखिएगा, नदन यकूटिया या रशिया का ही पार्ट है ये, वहाँ पे याना अपलैंड्स में ही कुछ जो हिल साइड्स कोलैप्स के बाद ये फॉर्मेशन हुआ था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। EU ने अडॉप्ट किया है फर्स्ट लॉ अगेंस्ट वायलेंस टुवर्ड्स वुमेन। 7 मई को यूरोपियन यूनियन ने फॉर्मली अडॉप्ट किया ग्राउंड ब्रेकिंग लेजिस्लेशन विच इज डेजिग्नेटेड टू कॉम्बैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन अक्रॉस 27 मेंबर स्टेट। यूरोपियन यूनियन के जो 27 मेंबर स्टेट्स हैं सभी के लिए एक साथ एक लॉ बनाया गया जिसमें वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है उसको रोके जाने के लिए है। इसमें बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, जैसे फोर्स्ड मैरिजेस के अगेंस्ट मेजर है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, जैसे साउथ अफ्रीका की कई ट्राइब्स में जेनिटल म्यूटिलेशन भी किया जाता है तो उसके अगेंस्ट भी है। साइबर वायलेंस है, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन एनहांसिंग द वुमेन राइट्स एंड सेफ्टी विद इन द EU। तो EU के अंदर ये बहुत बड़ा चेंज है, पहला लॉ है अगेंस्ट द वायलेंस टुवर्ड्स वुमेन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इट क्रिमिनलाइजेज मेनी एक्ट्स, जैसे कि ऑनलाइन स्टॉकिंग हो गई, हैरासमेंट हो गया, इन सभी एक्ट्स को ये क्रिमिनलाइज करता है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड जो लोग विक्टिम्स हैं हो चुके हैं ऑलरेडी तो उनको सपोर्ट किया जाएगा, प्रोटेक्शन दिया जाएगा। डोमेस्टिक अब्यूज़ के जो विक्टिम्स हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, चिल्ड्रंस जो हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। गगन स्ट्राइक 2, अब गगन स्ट्राइक 2 क्या है, तो इट्स बेसिकली इंडियन एयर फोर्स और इंडियन आर्मी के बीच की एक्सरसाइज है, पंजाब में हुई थी। इंडियन आर्मी की जो खाड़गा कॉर्प्स हैं आर्मी के वेस्टर्न कमांड की, उसके साथ मिला था 3 दिन में इंडियन एयर फोर्स की जो कमांड थी वो पंजाब में। गगन स्ट्राइक 2, अगर आपसे कोई पूछे गगन स्ट्राइक 2 किसके किसके बीच में है तो एयर फोर्स और आर्मी हमारी इंडिया की ही उसके बीच में है। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 65वां साल हो चुका है। BRO याद रखिएगा 65th राइजिंग डे इन्होंने सेलिब्रेट किया था रिसेंटली। BRO का फॉर्मेशन अगर मैं बोलूँ तो 1960 में हुआ था, 1960 में हुआ था, एंड 7 मई को ये हुआ था, 7 मई को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। BRO किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, और ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जो हमारे बॉर्डर एरियाज हो गए वहाँ पे रोड्स का कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें करते हैं ये, और ब्रिजेस, रोड्स, एयरफील्ड्स, पर्टिकुलरली जो चैलेंजिंग टेरेन्स हैं, हिमालयाज हो गए, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं। और याद रखिएगा BRO ने लगभग 62,000 से ज़्यादा किलोमीटर की रोड बनाई हुई है, 1005 से ज़्यादा ब्रिजेस बनाए हुए हैं, 7 टनल बनाई हुई हैं, 21 एयरफील्ड बनाई हुई हैं, और ये सब इंडिया बस में नहीं है, बाहर जैसे भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, ऐसी कंट्रीज़ में भी बनाया हुआ है। तो भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान याद रखिएगा। अगला टॉपिक है सन रिलीजेस 2 पावरफुल सोलर फ्लेयर्स कॉजेस ब्लैकआउट्स। तो सन ने 2 सिग्निफिकेंट सोलर फ्लेयर्स अभी रिसेंटली निकाले हैं, और ये सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, बेसिकली दे आर पावरफुल बर्स्ट ऑफ एनर्जी एमिटेड फ्रॉम सन स्पॉट, है ना। याद रखिएगा सन के सरफेस में जब कूल्ड, जहाँ थोड़ा थोड़ा कूल हो जाता है ना, वहाँ पे सन स्पॉट बना जाता है ना, हल्का डार्क कलर का, ब्लैकिश कलर का आपको दिखेगा, तो सन स्पॉट बोलते हैं उसको। पावरफुल बर्स्ट ऑफ एनर्जी एमिट करते हैं ये, क्योंकि अब उसमें टेम्परेचर डिफरेंस हो गया
तो हीट फ्लो होने लगता है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। इस तरीके से एक पावरफुल बर्स्ट ऑफ एनर्जी आपको देखने को मिल सकता है सन स्पॉट वाले रीजन से। सन स्पॉट खुद एक टेम्पररी फिनोमिना है सन के सरफेस में, एंड ये फ्लेयर्स जो हैं दे आर कॉज्ड बाय सडन रिलीज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड नियर द सन स्पॉट। तो सन स्पॉट के पास जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो सडनली मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज करता है वो, एंड यही है सोलर फ्लेयर बोला जाता है, ठीक है ना। सोलर फ्लेयर का इम्पैक्ट क्या होता है कि ये ऑब्वियस सी बात है, जो लाइन से उनके साथ इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ कहीं जैसे लाइट गोल हो गई, बहुत जगहों पे ब्लैकआउट देखने को मिल गया है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर द इम्पैक्ट ऑफ सोलर फ्लेयर्स, है ना। हो सकता है कम्युनिकेशन में थोड़ा हो सकता है डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिले, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑपरेशंस में प्रॉब्लम मिल सकते हैं, पावर ग्रिड्स को डिसरप्ट कर सकते हैं, एंड एस्ट्रोनॉट्स जो हैं स्पेस में उनके लिए भी ये नुकसानदायक होता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला टॉपिक है मैरीन हीट वेव्स ट्रिगर वाइड स्प्रेड कोरल ब्लीचिंग इन लक्षद्वीप सी। तो लक्षद्वीप में मैरीन हीट वेव्स के कारण बहुत ज़्यादा कोरल ब्लीचिंग हो रही है। कोरल ब्लीचिंग मतलब क्या होता है कि जो कोरल्स हैं उनका कलर चला जाता है। होता क्या है कि उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब कोरल्स के बारे में, तो उसमें पढ़ा होगा ज़ूज़ैंथले का नाम आपने देखा होगा, ज़ूज़ैंथले, है ना। यही है जो कि उसमें मतलब उसको उसका कलर देता है ज़ूज़ैंथले। दीज आर बेसिकली द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो ज़ूज़ैंथले उनको कलर देता है। लेकिन जब क्या होता है कि कोरल्स की कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, जैसे कि टेम्परेचर मान लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब कोरल्स के लिए एक लिमिटेड टेम्परेचर होता है कि भाई 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मान लो अब मैरीन हीट वेव आएगी तब तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो 30 से ज़्यादा पहुँच जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है फिर कोरल ब्लीचिंग होना शुरू हो जाएगी। तो मैरीन हीट वेव्स आर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बेसिकली रेयर होते हैं बट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं। जब एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ एबनॉर्मल ओशन टेम्परेचर आपको देखने को मिले उसको हम बोलते हैं मैरीन हीट वेव्स, और ये चीज़ देखने को मिल रही है लक्षद्वीप सी में, और इसी कारण से कोरल्स में ब्लीचिंग हो रही है। अगला टॉपिक, अब देखो जो दूसरा टॉपिक मैं आपको बता रहा था ना कि जो पूछेगा इस साल वो है गोल्डीन। व्हाट इज गोल्डीन, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा, डायरेक्टली गोल्डीन न्यूज में था क्या है। तो एक्चुअली इट इज स्वीडिश साइंटिस्टों ने क्रिएट किया है फर्स्ट फ्री स्टैंडिंग 2D गोल्ड शीट, फर्स्ट फ्री स्टैंडिंग 2D गोल्ड शीट, इसी को गोल्डीन बोलते हैं। स्वीडन में ये रिसेंटली सिग्निफिकेंट अचीवमेंट किया गया है। फर्स्ट फ्री स्टैंडिंग शीट मेड अप ऑफ गोल्ड विच इज ओनली 1 एटम थिक, केवल 1 एटम थिक है ये। दिस 2D शीट इज नेम्ड एज गोल्डीन। इट इज सिमिलर टू ग्राफीन एंड मार्क्स द फर्स्ट टाइम अ मेटल दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ 2D शीट। पहली बार एक मेटल को ट्रांसफॉर्म किया गया है 2D शीट में, है ना। ये ग्राफीन भी क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, गोल्डीन भी पूछेगा मेरे हिसाब से। तो अगर आपसे कोई पूछे याद रखिएगा, इट्स अ फ्री स्टैंडिंग 2D शीट एंड इट इज द फर्स्ट टाइम अ मेटल हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस, है ना। गोल्डीन याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड इसको बनाने के लिए साइंटिस्ट जो है वो सैंडविच करते हैं सिलिकॉन एटॉमिक लेयर को बिटवीन टाइटेनियम कार्बाइड, एंड ये थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, टाइटेनियम कार्बाइड का नाम याद रखेगा एटलीस्ट, यूपीएससी अगर ऑप्शन देता है तो यहाँ पे गलत ना हो। अगला टॉपिक आपको दिख रहा होगा फ्लर्ट, FLIRT। ये नया कोविड वेरिएंट है जिसका नाम है ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है ये, JN1 लीनेज के साथ, इसको फ्लर्ट बोलते हैं, याद रखिएगा अगर आपसे कोई पूछे तो। इंडिया केन्या टू डिस्कस चीता सोर्सिंग फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इंडिया ने इंटरेस्ट दिखाया है चीता को केन्या से लाने के लिए प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत, ठीक है ना। और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में सेलेक्ट की गई है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज ऑल्सो इन मध्य प्रदेश। इसको सेलेक्ट किया गया है फॉर लोकेशन ऑफ दिस फेज ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना। और 8 से लेके 14 के बीच में चीतास को लाया जाएगा। अभी कूनो का नाम आपने सुना होगा, कूनो में लाया गया है। अब इसके बाद अब ये गांधी सागर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का टाइम है ना। और प्रोजेक्ट चीता की अगर हम बात करें तो एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव गवर्नमेंट का, जिसमें रीइंट्रोड्यूस करेंगे चीतास को इन द कंट्री। चीता का जो एक्सटिंक्शन हुआ था 1952 में हो गया था, और 22 सितंबर को हम चीता लेकर के आए नामीबिया से, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लेकर के आए। अब यहाँ पे गांधी सागर में लाएंगे। केन्या, यही अपॉर्चुनिटी है कि हम केन्या के एक बार देख लें, केन्या के बॉर्डरिंग स्टेट्स को। तो केन्या के बॉर्डरिंग कंट्रीज में आपको ऊपर सबसे ऊपर इथियोपिया दिखेगा, इधर आपको साउथ सूडान दिख रहा है, इधर आपको युगांडा दिख रहा है, इधर आपको सोमालिया दिख रहा है, नीचे आपको तंजानिया दिखेगा, ठीक है, इधर तंजानिया दिख रहा है,
ठीक है। ऊपर इथियोपिया, देन इधर साउथ सुडान, देन यहाँ युगांडा, देन यहाँ सोमालिया, नीचे आपका तंजानिया। तो दीज आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ केन्या। और केन्या के आपको जो वाटर बॉडीज में दिखेगा तो इंडियन ओशन वाले पार्ट को टच करता है, इधर लेक विक्टोरिया वाले पोर्शन को केन्या टच करता है, ठीक है ना। लेक रुडोल्फ को टच करता है, तो लेक रुडोल्फ और लेक विक्टोरिया दो लेक हो गई, और एक जो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है इंडियन ओशन, तो उसको टच करता है केन्या। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। कैपिटल इसकी नैरोबी है, ऐसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए वो एक बार दोबारा पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज इट फॉर द डे, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।